नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है वो है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो इससे पहले की वीडियो में हमने आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले जो अनार्थिक तत्व थे उन तत्वों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम जो है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्वों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। आज आप किसी भी देश की बात करें तो उस देश के लिए विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और आर्थिक विकास जो कोई एक आसान प्रक्रिया नहीं है, बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है और जितनी ये जटिल प्रक्रिया है उतना ही जो है इसके प्रभावित करने वाले तत्व अधिक हैं और ये जो तत्व होते हैं वो इतने इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि कई बार कुछ तत्वों को जो है अलग करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जब एक देश विकास करना चाहता है और अगर उस देश को ये पता नहीं है कि भी विकास जो है किस किस तत्व के ऊपर निर्भर करता है तो वो देश जो अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा। तो अगर एक देश आर्थिक विकास करना चाहता है तो सबसे पहले उस देश को ये पता होना चाहिए कि उस देश के पास में जो आर्थिक विकास की संभावना है वो किस किस फैक्टर से प्रभावित होती है। जब एक बार एक देश को आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पता चल जाता है तो फिर वो देश जो आसानी से आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो आज हम ये देखें कि आर्थिक विकास को जो प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले अनार्थिक तत्व हमने पिछले वीडियो के अंदर देखे थे और आज हम जो आर्थिक तत्वों के बारे में जानेंगे। तो आर्थिक तत्वों में पहले प्राकृतिक साधनों की मात्रा, श्रमिकों की संख्या है, श्रमिकों का स्वास्थ्य है, श्रमिकों की शिक्षा, प्रशिक्षण, भौतिक पूंजी की मात्रा, बचत का स्तर, निवेश का स्तर, पूंजी उत्पाद अनुपात, बाजार का आकार, संरचनात्मक परिवर्तन, विकास प्रेरक आर्थिक एजेंसियां, तकनीकी विकास, आर्थिक स्थिरता, कुशल उद्यमी, उचित नियोजन और अंतर्राष्ट्रीय तत्व। तो इन सभी तत्वों के बारे में आज आप इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो है प्राकृतिक संसाधन। किसी भी देश के विकास के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस देश के पास में जितने अधिक प्राकृतिक संसाधन होते हैं उस देश के अंदर उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए आर्थिक विकास करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अगर हम आज के जो साधन हैं, आज के जो विकसित देश है, अगर उनकी बात करें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, रूस हो, ये सभी जो देश है वो प्राकृतिक साधनों से संपन्न है और इन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया है और प्रयोग करने के बाद अपने विकास को प्राप्त किया है। लेकिन किसी भी देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन होना ही पर्याप्त नहीं है। उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए जो एक देश के पास में उचित तकनीक तथा मानवीय पूंजी भी होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो किसी भी देश के विकास की सीमा का निर्धारण करते हैं। जिस देश के पास में अधिक प्राकृतिक संसाधन होते हैं उस देश के आर्थिक विकास की सीमा अधिक होती है और जिस देश के पास में प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं उस देश की जो है आर्थिक विकास की सीमा वो भी सीमित होगी। ये बात प्रोफेसर लुईस ने कही थी। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे समुद्री संसाधन है। जिस देश के पास में जितना अधिक समुद्री सीमा होगी उस देश के अंदर मछली उत्पादन की, तेल के उत्पादन की या अन्य प्रकार की नौकायान की आदि की संभावनाएं अधिक होती है। दूसरा होता है भूमि की उपजाऊ शक्ति। जिस देश के पास में भूमि अधिक उपजाऊ है उस देश के अंदर जो खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होगा, अन्य फसलों का उत्पादन अधिक होगा, जिसके कारण वहाँ उत्पादन भी की संभावना बढ़ेगी। अगर किसी देश के पास में क्षेत्रफल अधिक है तो उस देश के अंदर जब प्रोडक्शन भी ज़्यादा एरिया में किया जाएगा तो वहाँ उत्पादन की संभावना अधिक है। नेक्स्ट आता है शक्ति के साधन। शक्ति के जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कोयला है, खनिज तेल है या सौर ऊर्जा की संभावना या पवन ऊर्जा की संभावना है, ये जितने ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन एक देश के पास में उपलब्ध होते हैं उस देश का विकास उतना ही अधिक होता है। वन संपदा, बहुत सारे वन पेड़ पौधे जो है वो अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। तो जिस देश के पास में वन संपदा अधिक होगी वहाँ पर जो है उत्पादन की संभावना भी अधिक होगी। खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थों के अंदर जो है वो अनेक प्रकार की धातुएं होती है या रासायनिक पदार्थ होते हैं। उन पदार्थों का प्रयोग जो है उत्पादन के दौरान किया जाता है कच्चे माल के रूप में
या जो है बहुत सारे जो लोहा है या अन्य जो धातु होती है उनका प्रयोग जो है मशीनों के निर्माण में किया जाता है। तो जिस देश के पास में जितने ज़्यादा खनिज पदार्थ होंगे उस देश के लिए उतनी विकास की संभावना अधिक होगी। वर्षा की मात्रा, एक देश के अंदर जो है कृषि का स्तर है वो भी विकास को प्रभावित करता है। तो अगर किसी देश के अंदर उचित मात्रा में वर्षा होती है वहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अधिक होगा, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होने के कारण वहाँ जो है उत्पादन की संभावना भी अधिक होगी। जलवायु, अगर एक देश के अंदर जलवायु उत्पादन के अनुकूल है तो वहाँ पर जो उत्पादन की संभावना अधिक होगी, और अगर जलवायु विषम है तो वहाँ पर उत्पादन की संभावना भी कम होगी। जल संसाधन, जल जो है पेय पदार्थ होने के साथ साथ जो है अनेक प्रकार के उद्योगों के अंदर कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो जिस देश के पास में जितने ज़्यादा मीठे पानी के स्रोत उपलब्ध होंगे उस देश के अंदर विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो आर्थिक विकास को निर्धारित करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग यानी तकनीक, वैज्ञानिक आविष्कार आदि महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में है वो पूंजी निर्माण। किसी भी देश के अंदर पूंजी निर्माण का मतलब होता है निवेश करने के परिणाम स्वरूप नई परिसंपत्तियों का या नई मशीनों का निर्माण करना या नई फैक्ट्री का लगाना आदि जो वो पूंजी निर्माण कहलाता है। तो एक देश के अंदर जो है विकास करना है तो उसके लिए नए निवेश की ज़रूरत होती है यानी पूंजी निर्माण की ज़रूरत होती है। तो जिस देश के अंदर पूंजी निर्माण जितना अधिक होगा उस देश के अंदर उत्पादन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो जब हम पूंजी निर्माण की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भी पूंजी निर्माण जो है किस प्रक्रिया से होकर के गुजरता है। देखिए, सबसे पहले जो है बचतों को बढ़ावा देना जरूरी है। अगर एक देश के अंदर बचत नहीं होगी तो निवेश नहीं कर पाएंगे, अगर निवेश नहीं कर पाएंगे तो पूंजी निर्माण भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जो बचतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और बचतों को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि भी बैंकिंग व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। जितनी ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम सुदृढ़ होगा एक देश के अंदर बचतों का स्तर उतना ही अधिक होगा। लेकिन केवल बचतों को बढ़ावा देना जब पूंजी निर्माण नहीं है। इसके बाद होता है बचतों को एकत्रित करना। अब एक व्यक्ति ने बचाना तो शुरू कर दिया, लेकिन उन बचतों को जो निवेश के लिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एकत्रित करना जरूरी होता है ताकि वहाँ से उन बचतों को निवेश में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि जो एक व्यक्ति जो थोड़ी थोड़ी बचतें करता है उनसे निवेश नहीं हो सकता। निवेश के लिए बहुत अधिक मात्रा में बचत की ज़रूरत होती है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर जो सभी व्यक्ति अपनी बचतों को डिपॉजिट कर सके। तो इसमें भी बैंकिंग सिस्टम जो होता है या जो मुद्रा बाजार है या पूंजी बाजार हो जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है निवेश। तो सबसे पहले बचत हो गई, बचतों को इकट्ठा कर लिया, तो अब भी पूंजी निर्माण नहीं हुआ है। जब उन बचतों का निवेश किया जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण होगा। तो जिस देश के अंदर पूंजी निर्माण की दर जितनी अधिक होती है उस देश के अंदर विकास की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। नेक्स्ट जो है फैक्टर है वह मानवीय पूंजी। ये आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो अब हम ये देखें कि मानवीय पूंजी निर्माण होता क्या है। एक मानव जो है उसके अंदर नॉलेज को बढ़ावा देना, उसकी एबिलिटी को बढ़ावा देना, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना, उसको एजुकेशन देना, उसको प्रशिक्षण देना, उसके अंदर जो है जो एक्सपीरियंस होता है विभिन्न प्रकार के कार्यों का, उसको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसकी जो पूंजी निर्माण उतना ही अधिक होगा। उसके अंदर जजमेंट या निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करना, उसका जो है विजडम यानी समझ और बुद्धि का विकास करना, उसके अंदर क्रिएटिविटी का विकास करना, ये सब कुछ जो पूंजी निर्माण है। तो जब तक एक देश के अंदर मानवीय पूंजी का निर्माण नहीं होगा तब तक एक देश के पास में चाहे कितनी ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसी देश के अंदर कितने ही अधिक प्राकृतिक संसाधन हो, उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और जब तक वो प्रयोग में नहीं आएंगे तब तक एक देश का जो है वो आर्थिक विकास नहीं हो सकता। तो मानवीय पूंजी निर्माण को किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से मानवीय पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो मानवीय पूंजी निर्माण को बढ़ावा शिक्षा के द्वारा दिया जा सकता है। उनका प्रशिक्षित करके ट्रेनिंग के द्वारा जो है उनका पूंजी निर्माण किया जा सकता है। तो मानवीय पूंजी जो होती है वो एक देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि यही तो टेक्नोलॉजी का निर्माण करती है और बाद में उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए उसको आउटपुट में बदलते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वह भौतिक पूंजी की मात्रा। मानवीय पूंजी जो है अपने आप विकास नहीं कर सकती। मानवीय पूंजी जो भौतिक पूंजी का प्रयोग करते हुए जो है वस्तुओं का उत्पादन करती है। तो भौतिक पूंजी में जो आती है मशीनें हैं, औजार है, इसके अलावा जो है वो भवन है, कारखाने हैं, ये सब जो है भौतिक पूंजी में आते हैं। तो जिस देश के पास में जितनी अधिक मात्रा में भौतिक पूंजी होगी
उस देश के अंदर जो है वो विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और ये बात जो है परंपरागत अर्थशास्त्री जिसके अंदर एडम स्मिथ है, जेम्स मिल है, और जो आधुनिक अर्थशास्त्री है जैसे हैरल्ड डोमर है, इन्होंने भी ये माना है कि जिस देश के पास में जितनी अधिक भौतिक पूंजी होगी उस देश के अंदर उत्पादन उतना ही अधिक होगा। तो भौतिक पूंजी के परिणाम स्वरूप जब बड़े पैमाने के ऊपर प्रोडक्शन किया जाएगा, और जब बड़े पैमाने के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे तो उससे एक तो पूंजी गहनता का मतलब होता है कि एक श्रमिक जो है उसको अच्छी और अधिक मात्रा में जो है पूंजी उपलब्ध होती है, यानी मशीनें उपलब्ध होती है, जिससे वो जो है अधिक मात्रा में प्रोडक्शन कर पाता है। और दूसरा, अधिक अगर एक देश के अंदर पूंजी है तो वहाँ पर पूंजी विस्तार की संभावना भी बनती है। पूंजी विस्तार का मतलब पहले जिन उद्योगों के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, अब उस प्रकार के उद्योग लगाना। और और इस प्रकार से नए उद्योगों की स्थापना कब की जाएगी? जब एक देश के पास में अधिक मात्रा में भौतिक पूंजी है। तो इस प्रकार भौतिक पूंजी का स्तर जो होता है वो भी एक देश के अंदर आर्थिक विकास के सीमा को निर्धारित करता है, आर्थिक विकास के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी पूंजी उत्पाद अनुपात। किसी भी देश के अंदर पूंजी उत्पाद अनुपात जो होता है वो आर्थिक विकास के मार्ग में जो एक महत्वपूर्ण कारक है। अब हम ये जानेंगे पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम इसको देखेंगे साथ में कि किसी भी देश के अंदर 1 रुपये की पूंजी का उत्पादन करने के लिए जितने रुपए की पूंजी के निवेश की जरूरत होती है उसको हम कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। यानी 1 रुपये का अगर पूंजी ने बनानी है, यहाँ पर अपने पास में जो है COR यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो 5:1 है। 5:1 का मतलब क्या है? 1 रुपये की पूंजी का निर्माण करने के लिए 5 रुपये, 1 रुपये की वस्तु का उत्पादन करने के लिए 5 रुपये के पूंजी के निवेश की जरूरत पड़ती है। दूसरा है कैपिटल आउटपुट रेशियो है 3:1। दूसरी अवस्था के अंदर जो है 1 रुपये की वस्तु का उत्पादन करने के लिए 3 रुपये की पूंजी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो जो जितना कम होगा एक देश के अंदर जो उत्पादन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि जब यहाँ पर देखिए, पहले अगर एक व्यक्ति को 10 रुपये की वस्तु बनानी है प्रारंभ में, तो जब कैपिटल आउटपुट रेशियो 5 है तो उसे 50 रुपये का निवेश करना पड़ेगा। और अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो 3:1 है तो उसे 30 रुपये का निवेश ही करना पड़ेगा। तो अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है तो वहाँ पर जो है कम मात्रा में पूंजी का निवेश करके भी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। तो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना कम होता है एक देश के अंदर उत्पादन की संभावना उतनी ही अधिक होती है, विकास की संभावना उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि कम निवेश करके भी हम जो है अधिक मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं। और ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है ये निर्भर करता है किस चीज़ के ऊपर, कि एक देश के अंदर जो पूंजी है वो कितनी कुशल है, एक देश के अंदर जो है वो निवेश का स्तर है वो कितना है, एक देश के अंदर उद्यमी कितनी कुशलता है, और एक देश के अंदर श्रमिकों की जो है कार्यकुशलता कैसी है। तो जिस देश के अंदर निवेश का स्तर अधिक होगा, श्रमिकों की कार्यकुशलता अधिक होगी, उद्यमियों की कार्यकुशलता अधिक होगी, पूंजी की कार्यकुशलता अधिक होगी, वहाँ पर जो है पूंजी उत्पादन अनुपात है वो कम होगा। और इसके विपरीत अगर स्थितियाँ हैं तो वहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशियो अधिक होगा और वहाँ उत्पादन की संभावना कम होगी, क्योंकि वहाँ अधिक निवेश करके भी उत्पादन कम ही रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद है संरचनात्मक परिवर्तन। देखिए, अगर आप अर्थव्यवस्था को व्यवसाय के आधार पर बांटें तो अर्थव्यवस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम सेक्टर के हिसाब से किस किस में डिवाइड कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, इसके अंदर जो है कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधि आती है, चाहे वो पशुपालन हो, मछली पालन हो, वन हो, या मधुमक्खी पालन हो, डेयरी हो, दुग्ध उत्पादन, ये सारी जो क्रियाएं होती है प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन किया जाता है। और दूसरा जो सेक्टर है वह सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र, इसको विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अंदर जितनी भी उत्पादन की क्रिया यानी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हुए नई वस्तुओं का निर्माण करना जो है औद्योगिक क्षेत्र का कार्य है। तो ये सारी की सारी गतिविधियाँ जो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। और तीसरा आता है टर्सरी सेक्टर, ये जो सेवा क्षेत्र होता है ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं को गति देने का कार्य करता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बीमा क्षेत्र है, जहाजरानी सेवाएं, यातायात सेवाएं, ये सारी की सारी जो सेवाएं जो है वो तृतीय क्षेत्र में आती है। अब हम बात करें कि इकोनॉमी को ये कैसे प्रभावित करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। जिस देश के अंदर प्राथमिक क्षेत्र के अंदर अधिक मात्रा में लोग लगे हुए होते हैं वहाँ पर बचत का स्तर भी कम होता है, निवेश का स्तर भी कम होगा, तो वहाँ पर जो उत्पादन की संभावना कम होगी। अगर किसी भी देश के अंदर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंदर अधिक मात्रा में लोग लगे हुए हैं तो वहाँ पर
बचत का स्तर अधिक होगा, बचत का स्तर अधिक होने के साथ साथ वहाँ पर जो निवेश भी अधिक होगा, और निवेश अधिक होने के साथ साथ जो वहाँ पर मांग का स्तर भी अधिक बना रहेगा, जिसके कारण उस देश के अंदर आर्थिक विकास की संभावना अधिक बनी रहेगी। तो जैसे जैसे एक देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे रोजगार तथा आय के मामले में अगर देखें तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की भूमिका बढ़ती चली जाती है। और अगर आप अल्पविकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका जो प्राथमिक क्षेत्र निभाता है। वहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या जो होती है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लोगों को रोजगार दे मिला हुआ होता है, और उत्पादन के अंदर ही प्राथमिक क्षेत्र का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो बाजार का आकार। देखिए, बाजार के आकार का मतलब होता है मांग का स्तर। जिस देश के अंदर बाजार का आकार जितना अधिक होगा, उस देश के अंदर जो उत्पादन का स्तर उतना ही अधिक होगा। और बाजार का आकार जो होता है वो दो चीज़ों से प्रभावित होता है। पहला है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है कि एक ही कार्य है, उस कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट करके जो है एक व्यक्ति को एक ही कार्य सौंप देना। जैसे मान लीजिए कि भी जो है सिलाई सेंटर है, सिलाई सेंटर के अंदर एक काम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। एक व्यक्ति है, वो जो है नाप लेने का कार्य करता है, वो नाप ही नाप लेगा, जल्दी काम कर देगा, वो कुशलता से काम करेगा। दूसरा जो व्यक्ति है वो कपड़े की कटाई का कार्य करता है। एक व्यक्ति को काम सौंप दिया कि कटाई करनी है, और अगला जो उसका काम है उसको सिलाई करना, और जो लास्ट है उसका काम रहेगा उसको जो है प्रेस वगैरह करके फिनिशिंग करना। तो इस प्रकार जब हम काम को छोटे छोटे भागों में बांट देंगे और एक व्यक्ति को एक ही काम सौंप देंगे, तो वो उस काम को करने में जो है कुशल हो जाएगा, और कम समय में भी अधिक काम कर पाएगा। तो ऐसा तभी होता है श्रम विभाजन, जब बड़े पैमाने के ऊपर हम प्रोडक्शन करते हैं, और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन तभी होगा जब मांग अधिक होगी। और दूसरा जो होता है बाजार का आकार विशिष्टीकरण से प्रभावित होता है। विशिष्टीकरण का मतलब है कि भी एक जो फैक्ट्री के अंदर एक ही प्रकार की प्रक्रिया से प्रोडक्शन करना। जैसे मान लीजिए कपड़ा है, कपड़े का प्रोडक्शन करने की जो है अनेक क्रियाएं होती है। जैसे पहले जो धागा बनाया जाएगा, उसके बाद धागे की रंगाई का काम होगा, उसके बाद में जो है धागे से जो है वो रंगाई के बाद में जो है कपड़ा बनाया जाएगा, उसके बाद में जो उसकी डिजाइनिंग वगैरह तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विशिष्टीकरण में एक फैक्ट्री जो केवल धागा निर्माण का कार्य करेगी, दूसरा जो कपड़े को बनाने का कार्य करेगी। तो विशिष्टीकरण भी तभी संभव है जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाए, यानी बाजार का आकार अधिक हो। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब बाजार का आकार अधिक होता है उसका लाभ क्या होता है। सबसे पहले कार्यकुशलता बढ़ती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, और जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं तो पैमाना अधिक होगा, पैमाने में वृद्धि होगी, और पैमाने में वृद्धि होने के कारण अनेक प्रकार की आंतरिक और बाह्य बचतें होंगी। इसके साथ जो उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ जो लागत में कमी आएगी, और ये जब सारी क्रियाएं होती है तो उसके कारण एक देश का जो आर्थिक विकास होता है। तो इस प्रकार बाजार का आकार जो होता है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के माध्यम से एक देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है विकास प्रेरक आर्थिक एजेंसियाँ। बहुत सारी एक ऐसी एजेंसियाँ होती है जो आर्थिक विकास के लिए प्रेरणा का कार्य करती है, यानी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करती है। और इसके अंदर जो मुख्य एजेंसियाँ वो है बैंक है, वित्तीय और निवेश संस्थाएं हैं, और नियोजन संस्थाएं हैं। तो बैंक जो होते हैं वो, जैसे हमने पीछे पूंजी निर्माण की प्रक्रिया की बात की थी, तो उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर का जो योगदान है वो दो सेक्टरों में बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहला लोगों की बचतों को बढ़ावा देना, और दूसरा लोगों की बचतों को एकत्रित करना, और उसके बाद जो निवेश होगा। तो इस प्रकार जो बैंक जो है काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आर्थिक विकास के अंदर। तो बैंक जो है पहले पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, यानी हर व्यक्ति की पहुंच बैंक तक होनी चाहिए। दूसरा जो होता है बैंकिंग सेक्टर जो कुशलतापूर्वक कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब बैंकिंग सेक्टर कुशलता से कार्य करेगा तभी जो है लोगों का बैंकों के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, और वो बैंकों के माध्यम से अपने लेन देन को बढ़ावा देंगे। दूसरा होता है वित्तीय और निवेश संस्थाएं, जिसके अंदर जो अनेक प्रकार के जो है सलाहकारी संस्थाएं भी आती है, और मुख्य रूप से इसके अंदर मौद्रिक और पूंजी बाजार होते हैं। मौद्रिक और पूंजी बाजार के अंदर जो है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण आसानी से मिल जाते हैं। जिस देश के अंदर मौद्रिक और पूंजी बाजार जितना अधिक सुदृढ़ होगा, उस देश के अंदर निवेशकों को उतनी आसानी से जो है निवेश करने के लिए पूंजी उपलब्ध हो पाएगी। तो इन संस्थाओं को जो है जितना अधिक विस्तार होगा, आर्थिक विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट आता है नियोजन संस्थाएं। आर्थिक विकास के लिए नियोजन जरूरी होता है, और नियोजन के लिए जो तकनीकी सलाह तथा
निवेश की सलाह बहुत ही ज़रूरी होती है। जो व्यक्ति निवेश करना चाहता है, ज़रूरी नहीं कि वो जो है हर प्रकार की तकनीक के बारे में जानता हो या उसे इस बारे में पता हो कि भी किस क्षेत्र में निवेश करना लाभदायक है। तो अनेक प्रकार की जो है एक्सपर्ट की संस्थाएं होती है, विशेषज्ञ उनमें शामिल होते हैं। वो निवेशकों को जो है तकनीकी तथा निवेश संबंधी सलाह देते हैं कि वो किस तकनीक का प्रयोग किया जाए ताकि उत्पादन अधिक हो, लागत कम हो, और किस सेक्टर के अंदर किस समय कितनी मात्रा में निवेश किया जाए ताकि उन्हें जो है लाभ मिल सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस देश के अंदर जो है विकास प्रेरक आर्थिक एजेंसियां अधिक होती है, अधिक विकसित होती है, उस देश के अंदर जो है निवेश भी अधिक होगा, बचत भी अधिक होगी, और अनेक प्रकार के जो निवेशक है वो निवेश करने के लिए आगे आते हैं और उस देश के अंदर आर्थिक विकास भी अधिक होता है। नेक्स्ट जो हमारे सामने मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ। किसी भी देश के विकास के अंदर जो है वो बचत, निवेश और कीमत स्तर जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस देश के अंदर बचत का स्तर अधिक होगा, निवेश का स्तर अधिक होगा और कीमत स्तर जो वो स्थिर रहेगा, तो उस देश के अंदर आर्थिक विकास की संभावना अधिक होती है। तो मौद्रिक नीति जो होती है या जो राजकोषीय नीति जो होती है वो बचत को भी प्रभावित करती है, निवेश को भी प्रभावित करती है और कीमत स्तर को भी प्रभावित करती है। मौद्रिक नीति होती क्या है? ब्याज दरों में परिवर्तन। अगर एक देश के अंदर ब्याज दर बढ़ा दी जाएगी तो जो बचतकर्ता होते हैं वो अधिक बचत करेंगे। तो जब बचत का स्तर बढ़ जाएगा, एक बार बैंकों के पास में अधिक जो बचत होगी तो बैंक जो आगे अधिक उधार दे पाएंगे। इसी प्रकार अगर मौद्रिक नीति के अंदर ब्याज दरों को कम कर दिया जाता है तो निवेशक जो है अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि उन्हें कम ब्याज की दर के ऊपर पैसा उधार मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर एक देश के अंदर कीमतें बढ़ रही है यानी मुद्रास्फीति की स्थिति है तो महंगी मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी, जिसके कारण लोग कम उधार लेंगे, मांग का स्तर कम होगा और कीमतें नीचे आने लगेंगे। इसी प्रकार राजकोषीय नीति जो होती है जिसके अंदर सरकार जो आय तथा व्यय संबंधी निर्णय लेती है यानी टैक्स लगाती है और एक्सपेंडिचर करती है, तो वो भी जो है बचत और निवेश और कीमत को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ इस प्रकार से होनी चाहिए जिसके अंदर जो है बचतकर्ताओं को बचत करने के लिए प्रेरणा मिले और निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रेरणा मिले, और साथ ही कि देश के अंदर जो है आर्थिक या वित्तीय स्थिरता बनी रहे। तो इससे जो है एक देश के अंदर आर्थिक विकास की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति का मतलब होता है कि नई मशीनें, नई कार्यविधि और किसी नई वस्तु के उत्पादन का करना ही तकनीकी प्रगति कहलाता है। और किसी भी देश के अंदर जो है आर्थिक विकास उसकी तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति होती है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान आज विकसित देश है। जापान ने प्राकृतिक साधनों के बल पर विकास नहीं किया, उसने अपने तकनीकी प्रगति के बल पर विकास किया है, क्योंकि जापान के पास में प्राकृतिक संसाधन उतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन वो प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। उनके पास में बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और उस बेहतरीन टेक्नोलॉजी के कारण वो कम प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी अधिक मात्रा में उत्पादन कर पाते हैं। तो जब एक देश तकनीकी प्रगति करता है तो उसको फ़ायदा क्या होता है? देखिए, देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनकी मात्रा सीमित होती है, उसको जो है अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन जब एक देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन स्थिर है, लेकिन अगर तकनीकी विकास होता है तो उससे उत्पादन संभावना वक्र जो वो दाईं तरफ खिसक जाता है, यानी उतने ही साधनों का प्रयोग करते हुए उत्पादन पहले से अधिक किया जाएगा। तो जैसे जैसे एक देश के अंदर तकनीकी प्रगति आती है वैसे वैसे उस देश के अंदर उत्पादन में भी वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? जब तकनीकी प्रगति हुई, तकनीकी प्रगति के अंदर के कारण जो उत्पादन में कुशलता आई, और जब उत्पादन में कुशलता है तो उसके कारण जो उत्पादन में वृद्धि होती है। इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे एक देश के अंदर लेबर की मात्रा है वो 10 है और कैपिटल की मात्रा है वो 5 है, और शुरू के अंदर एक देश जो वो 100 वस्तुओं को उत्पादन कर रहा है 10 लेबर और 5 कैपिटल का प्रयोग करते हुए। लेकिन अब उस देश के अंदर नया जो है आविष्कार हुआ, नव परिवर्तन हुआ, उसके कारण जो उस देश के अंदर नई तकनीक आई, और उस नई तकनीक के कारण वो उतने ही साधनों का प्रयोग करते हुए 120 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 20 वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ा है किसके कारण से बढ़ा है? तकनीकी प्रगति के कारण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तकनीकी प्रगति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे आता है वित्तीय स्थिरता। वित्तीय स्थिरता का मतलब कि एक देश के अंदर ना तो कीमतों में बहुत अधिक उछाल आना चाहिए और ना ही कीमतें बहुत अधिक कम होनी चाहिए। अगर कीमतें बहुत अधिक कम होगी तो उत्पादकों को नुकसान है, वो निवेश नहीं करेंगे। अगर कीमतें बहुत अधिक होगी तो उसके कारण जो है उपभोक्ताओं को नुकसान है और वो जो है मांग नहीं करेंगे तो जो प्रोड्यूसर जो है उनको नुकसान होगा।
तो वित्तीय स्थिरता के लिए सरकार को जो उचित मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए, जिसको हमने पीछे डिस्कस कर लिया। राजकोषीय नीति है वो उचित होनी चाहिए। कुशल बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मौद्रिक नीति जो होती है वो डायरेक्ट लागू नहीं होती, वो बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भी लागू होती है। इसी प्रकार से उस देश के अंदर जो वो संगठित मुद्रा बाजार तथा संगठित पूंजी बाजार होना चाहिए। जब इस प्रकार की संस्थाएं और नीतियां उपलब्ध होंगी तो उस देश के अंदर जो आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। और जब एक देश के अंदर आर्थिक स्थिरता होती है तो उस देश के अंदर जो वो दीर्घकालीन निवेश किया जाता है, और दीर्घकालीन निवेश होता है वही एक देश की आर्थिक विकास का आधार बनता है। नेक्स्ट आता है कुशल उद्यमी। प्रोफेसर बायर की एक परिभाषा ने ही जो है कुशल उद्यमिता की जो है महत्व को उजागर किया है। उद्यमी लाभ के नए अवसर खोजने, उन्हें लागू करने की योग्यता तथा इच्छा आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण निर्धारक है। यानी उद्यमी सबसे पहले क्या करता है, वो ये देखता है कि देश के अंदर जो है कौन कौन से नए अवसर है जिनके अंदर निवेश किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो उसने अवसर तो खोज लिए, लेकिन अब उन अवसरों का जो है प्रयोग किस प्रकार से करना है उसकी योग्यता भी एक उद्यमी में होनी चाहिए। जब एक उद्यमी के अंदर इस प्रकार की योग्यता होती है तो वो उद्यमी जो है उन अवसरों का प्रयोग कर सकता है। और दूसरा जो उनके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए। इच्छा शक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो जिस देश के अंदर जितनी अधिक मात्रा में कुशल उद्यमी उपलब्ध होते हैं वो उस देश के लिए एक प्रकार की जो है वैल्यूएबल एसेट्स है, और एक देश के अंदर उत्पादन की संभावना उतनी ही अधिक है, क्योंकि उद्यमी ही निवेश करते हैं और निवेश से पूंजी निर्माण होता है, पूंजी निर्माण से एक देश का आर्थिक विकास होता है। तो जितने भी विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका की बात करें, चाहे आप इंग्लैंड की बात करें, चाहे आप जापान की बात करें, वहाँ पर जो उद्यमी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और वो उद्यमी जो है लगातार नए नए क्षेत्रों के अंदर निवेश करते हैं, इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, तो उसके कारण वहाँ पर जो आर्थिक विकास की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें शुम्पेटर की, तो शुम्पेटर ने तो आर्थिक विकास का एक ही महत्वपूर्ण कारक माना था, और वो था उद्यमी, क्योंकि उन्होंने कहा उद्यमी जो इनोवेशन करेगा और इनोवेशन जो है डेवलपमेंट का कार्य करता है। तो इस प्रकार उद्यमी जो होता है वो भी आर्थिक विकास का मुख्य निर्धारक तत्व होता है। नेक्स्ट है विकासात्मक नियोजन। अगर हम बात करें नियोजन की, नियोजन होता क्या है, अपने सीमित साधनों का इस प्रकार से सोच समझ कर प्रयोग करना ताकि धीरे धीरे विकास के छोटे छोटे लक्ष्यों के आधार पर विकास की मंजिल पर पहुंचा जा सके। तो आज किसी भी प्रकार की इकोनॉमी हो, चाहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, सारे जो है नियोजन को बढ़ावा दे रही है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पहले जो योजना आयोग था, जिसके माध्यम से जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, और अब जो नीति आयोग है जिसने जो है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाओं को जब मिश्रण तैयार किया, जिसके द्वारा एक देश जो है आर्थिक विकास कर सकता है। तो भारत भी इसी रास्ते पर चल रहा है। तो जिस देश के अंदर जितना अधिक बेहतर नियोजन होगा आर्थिक विकास के लिए, जितनी बेहतरीन योजनाएं बनाई जाएंगी, पर अपने संसाधनों का जितना अधिक विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाएगा, उस देश के अंदर आर्थिक विकास की संभावना उतनी ही अधिक होती है। नेक्स्ट जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय तत्व। अंतर्राष्ट्रीय तत्व होते हैं वो भी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कौन कौन से तत्व है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले विदेशी पूंजी। अलग विकसित देश जो होते हैं उनके अंदर पूंजी की कमी होती है, और बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनमें पूंजी की अधिकता होती है, लेकिन वहाँ उस देश के अंदर जो वो निवेश करने की संभावना कम होती है, तो वो दूसरे देशों के अंदर निवेश करते हैं। यानी विदेशी पूंजी जो उस देश के अंदर पहुँचती है और वहाँ पर जो है पूंजी की कमी को पूरा करती है और उस देश का विकास होने लगता है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में पूंजी की मात्रा कम है, तो उस पूंजी की मात्रा की कमी को विदेशी पूंजी का आयात करके पूरा किया जा सकता है। दूसरा है तकनीकी ज्ञान। विकसित देश जो होते हैं वहाँ पर तकनीकी ज्ञान अधिक होता है, तो वो अपने उस तकनीक का जो है दूसरे देशों को जो है वो हस्तांतरण कर सकते हैं, जिससे दूसरे देश जो होते हैं वो भी अपने विकास को वो आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार दो प्रकार का होता है, इसमें आयात और निर्यात शामिल होता है। एक तो जो है हम आयात और निर्यात करते हैं कच्चे माल का, और दूसरा हम आयात और निर्यात करते हैं तैयार माल का। तो दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मान लीजिए एक देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन कम है तो कच्चे माल का आयात करेगा और अपने प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा की कमी को पूरा करेगा और अपना विकास करेगा। इसी प्रकार से एक देश के पास में प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में है तो कच्चे माल का भी निर्यात कर सकता है, और उस प्राकृतिक संसाधनों का या कच्चे माल का प्रयोग करते हुए प्रोसेसिंग के माध्यम से तैयार वस्तुओं का निर्यात भी कर सकता है। तो जिस देश की व्यापार की मात्रा जितनी अधिक होगी उस देश का जो है आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। इसी प्रकार से आयात जो है वो नई मशीनों का आयात भी किया जा सकता है, नई फैक्ट्रियां भी लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार विदेशी व्यापार जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण
फैक्टर रहता है। नेक्स्ट है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश एक प्रकार से विदेशी पूंजी वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो विदेशी निवेश जो होता है एफडीआई है, वो भी एक देश के अंदर विदेशी पूंजी की लेकर के आता है, जिस देश से उस देश के अंदर पूंजी की जो कमी होती है उसको पूरा किया जा सकता है। प्रशिक्षण और अनुसंधान। अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे होते हैं जो किसी भी देश के अंदर जो है उद्यमियों को प्रशिक्षण देते हैं, उस देश के अंदर जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले अनुसंधान के अंदर भी मदद करते हैं। तो वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी का विकास होता है। अगर वो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए तो उससे जो उनको जो प्रशिक्षित किया जाता है किस प्रकार से उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो अंतर्राष्ट्रीय तत्व होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आर्थिक विकास में। इसके अलावा अन्य तत्व भी है, जैसे आधारिक संरचना है, आधारभूत ढांचा है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक मजबूत होगा उस देश के अंदर आर्थिक विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बचत का स्तर है, जितना अधिक होगा आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। निवेश का स्तर जितना अधिक होगा उतना ही आर्थिक विकास अधिक होगा। तो इस प्रकार ये जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, और ये जो तत्व होते हैं वो आर्थिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो इसके साथ जो है हमारा आज का टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। ये जो दो चीज़ें जो बची, आर्थिक सहायता और या ऋण, कई बार जो है विदेशों से, बैंकों से या दूसरे देशों से ऋण भी लिया जा सकता है, उससे भी एक देश जो अपना आर्थिक विकास कर सकता है। तो इसके साथ जो हमारा आज का ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स ऑल।